let us start with the discussion. Please just have a look and look on the data which we have the toppers marks. एक एक करके हम सारी चीजों को देखते हैं कि toppers marks last year 2019, 2018, 2017, 2016, क्योंकि जब अब हम लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है then we have to go through the facts. अब rank 1, this rank 1 of 2019, what are scores? देखिए, public ad is the optional and 140 in essay for 481 out of 1293 optional. क्या optional है? Public ad. And GS में है 48.1%, optional में है 58%, and essay is exceptionally good 56%. ये है rank 1. Rank 2 2019 economics is the optional. इनके मार्क्स देखिए जरा. इकोनॉमिक्स में 142, 442 GS, देन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 294. आप लोगों को एक चीज यहां समझना है, 2018 में आप देखिए जरा ऑप्शनल में 361 मैथमेटिक्स, सेकंड ऑप्शनल मतलब सेकंड रैंक का 335. 2019 में स्कोर है अंडर 300 टॉपर्स स्कोर, और 2018 में स्कोर बहुत हाई है ऑप्शनल में, फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर बोथ. 2017 में जाइए, 318 रैंक 1, 318 रैंक 2 एंथ्रो सोशियो. फिर अगर आप और आगे देखें 2016 331, 334 कन्नड़ लिटरेचर, ज्योग्राफी. अब आप अगर इसमें नजर डालें, थोड़ा अच्छी गहराई से समझेंगे, 293, 294 लगभग बराबर स्कोर है फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर का. पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, फिर मैथ एंथ्रो, फिर एंथ्रो सोशियोलॉजी, कन्नड़ ज्योग्राफी. इसका मतलब यह है कि हर बार कोई सेम ऑप्शनल से बच्चे रिपीट नहीं हो रहे हैं. द टॉपर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम ऑप्शनल. So the first thing which you have to understand, any subject candidate can be the topper. Moreover, the topper's score in optional is not something which is maximum among all these students. कोई दूसरे रैंकर के ऑप्शनल में हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिले. प्लस साथ में ये देखिए कि द ईयर विच हैज गिवन वेरी हाई वेटेज, एक है 2018 जहां पे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और एक है 2016. अल्टरनेट ईयर देख लें, 16, 18, फिर 19 में कम आए, 17 में कम आए, and let us see what happens in 2020. Interviews are expected to start in next week. सेकेंड डेटा एक और आप देखिए आगे. अभी तक तो हम देख रहे थे फर्स्ट एंड सेकेंड रैंकर का स्कोर. अब हम देखते हैं हाईएस्ट स्कोर इन ईच ऑप्शनल. तो जो मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो हाईएस्ट स्कोर है, एंथ्रो 2019, 18, 17. देखिए 2019, 2018, 17, 2016, 4 साल का हम हाईएस्ट स्कोर देख रहे हैं. दिस इज ऑल जेन्युइन डेटा. एंथ्रोपोलॉजी 2019 302, 2018 it was very good 362, 339, 312, एवरेज इज 329. 4 years का हाईएस्ट एवरेज है 329. ज्योग्राफी देखिए 302, 326, 350, 326. सो हियर आल्सो 326. बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ओनली 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है. सोशियोलॉजी 298, 329, 324, 324, एवरेज इज 319. फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, PSIR 295, 325, 319, 307, 312. Then public ad 302, 331, 318, 319, 316 is the average. हिस्ट्री में देखिए 299, 324, 316, 311, 313 is the average. साइकोलॉजी में एवरेज है 320. मैथमेटिक्स देखिए, एक हम यहां पर स्टार लगा रहे हैं. मैथमेटिक्स में एक स्टार लगा सकते हैं.
एंथ्रोपोलॉजी में एक स्टार लगा सकते हैं। अब इस स्टार का मैं मीनिंग आपको बताऊंगा। मैथ्स में देखिए 343, 361, exceptionally high 375, 356, and average is 359. Highest score among all these subjects is in mathematics. फिर जरा और नीचे दूसरे ऑप्शंस में चलते हैं, इंजीनियरिंग में भी आते हैं। इकोनॉमिक्स 294, 314, 307, 325, 310। फिलॉसफी 310, 302, 306, 254, 293। हिंदी लिटरेचर 316 एवरेज। अब आप इंजीनियरिंग में आ जाइए। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में देखिए 319, 318, 321, 347, 329 and average is 329 electrical. What about mechanical? 311, 336, 330, 345, 331 is the average of the highest score of mechanical. Civil 317. अगर आप यहां पर रैंकिंग करें कि किस किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट है, तो पहले नंबर पे क्या है? फर्स्ट मैथ, राइट? आप देख लीजिए एवरेज क्या था, 359 ऑफ द 4 ईयर। सेकंड पर क्या है? मैकेनिकल, कितना है? 331। थर्ड पर क्या है? इलेक्ट्रिकल, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल के साथ में एज वेल एज एंथ्रो। इन दोनों का स्कोर कितना है एवरेज? 329। अब दूसरा भी यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन आपको समझना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी? ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं। कम बैठने वालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स कम बैठते हैं। सिविल, सिविल का भी स्कोर कम नहीं था, 317 है, राइट? तो मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देखो ये तीनों साइंटिफिक सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैथ हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, दे आर ऑल लॉजिकल, साइंटिफिक एंड कंप्यूटर बेस्ड। ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पर क्वेश्चंस में। आपका आंसर सही है तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इफ योर आंसर इज रॉन्ग तभी मार्क्स कटेंगे। बट ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। तो क्या ऐसा रीजन है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में मार्क्स ठीक भी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़के कम ले रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो डिमेरिट होगी। हाईएस्ट मार्क्स अगर हम देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का, तो भी हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सेकंड और थर्ड नंबर पर है, मैथमेटिक्स फर्स्ट नंबर पर है। What is that reason which is still discouraging to the students to don't go in electrical, mechanical or civil and go for the anthro, socio, public ed, PSIR, geography? आप देखिए जरा जो ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी देखिए, राइट? सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ये ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है। इवन एंथ्रो इज पॉपुलर क्योंकि लगातार 3-4 साल से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ कारण होंगे, अब उन पे हम ना डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ आप देखिए जो कॉमन ऑप्शनल्स हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, पॉपुलर की बात कर रहे हैं हम, तो अमंग द पॉपुलर ऑप्शनल्स आप यहां पर देखिए एंथ्रो, ज्योग्राफी, सोशियो। ये इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं, उसमें एंथ्रो, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। मैथमेटिक्स में भी जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इवन दी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, दे गो फॉर मैथमेटिक्स एज वेल। मैथमेटिक्स इज इक्वली साइंटिफिक, लॉजिकल, तो मैथमेटिक्स। फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR, ये फिफ्थ हो गया। पब्लिक एड, पहले पब्लिक एड बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट होता था इंजीनियर्स के लिए भी और नॉन इंजीनियर्स के लिए भी, लेकिन बीच का एक ऐसा फेज आया 2014 से 2017 का, 18 का, कि जब मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए पब्लिक एड में। तो इसलिए इस साल जो 2019 का टॉपर है वो पब्लिक एड से ही है।
हालांकि मार्क्स तो 294 ही हैं, बट द ऑप्शनल वाज पब्लिक एड। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन पॉपुलर इन द पास्ट। तो ये तो 6 पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जहां इंजीनियर्स जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में जाते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गो इन फिलॉसफी आल्सो, और कुछ साइकोलॉजी में भी जाते हैं, बट पिछले कुछ सालों से, लगभग 5 सालों से साइकोलॉजी का स्कोर या मार्क्स या रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर हम बाकी 10 बच जाते हैं। 10 में से कौन से ऐसे वो हैं सब्जेक्ट्स जहां आपको सोच सकते हैं, जैसे एंथ्रो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, राइट। और पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड में से 3 साल पहले पॉलिटिकल साइंस बेटर था, आज के सिनारियो में पब्लिक एड बेटर है। आज के सिनारियो में अमंग पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एड इज स्कोरिंग बेटर एंड इट इज लिटिल बिट राइजिंग काइंड ऑफ द सब्जेक्ट। यहां पर स्कोर बेटर होते जा रहे हैं। तो बीइंग एन इंजीनियर, ये ऑप्शनल्स लड़के चूज करते हैं। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ हर साल के क्या हैं अच्छे स्कोर्स। पब्लिक एड, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखेंगे कि मेंस देने वाले, मतलब ये ऑप्शनल लेकर के मेंस लिखने वाले कितने हैं, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स लेकर के लिखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो दिस रेशियो में कम 1:8, 1:10, 1:15, इससे भी ज्यादा रेशियो आ सकता है कि सिविल में 1 और सोशियोलॉजी में 15, ऐसा रेशियो आ सकता है। सो आप यहां पर जरा अब थोड़ा सा देखें। सो वी कैन सी हियर 2019 में क्या स्कोर था, 318, 309, ये इलेक्ट्रिकल का है, 294 एंड 374। ये तो आप जानते ही होंगे, मयंक मित्तल हु हैज स्कोर्ड 318 मार्क्स, और मयंक मित्तल का रैंक था 29। ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपर रह चुके हैं, मेडिजी के एक्स मेडिजी स्टूडेंट हैं, और इनका 318 था। इसके पहले 2018 में भी मयंक मित्तल का सिलेक्शन हुआ था, उनकी रैंक थी 107। ये भी मयंक मित्तल के ही मार्क्स हैं, और उस समय भी इन्होंने 316, मतलब कंसिस्टेंटली 316, 308। 2018 में स्कोर ज्यादा था और 2019 में स्कोर कम आया। मैंने पहले बताया सभी सब्जेक्ट्स में अक्रॉस ऑल दी ऑप्शनल्स। फिर भी 2018 में भी इनका स्कोर 316 था और यहाँ पर 318 था। 2018 में 321, 321, 316, 309। फिर देखो उसके पहले 17 में तो 347 भी आया मार्क्स। 347 becomes almost 68, 69%. It's a very high score. 317, 313, all are plus 300. 2016 में भी 329। तो ये इलेक्ट्रिकल के कुछ बिल्कुल फैक्ट्स फिगर हैं जिनके एग्जैक्ट रैंक के साथ इसमें डिस्क्रिप्शन है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मार्क्स भेजे हैं, बट उन्होंने मार्कशीट तो भेज दी, आई कुड नॉट फाइंड देयर रैंक। सो 2019 मैकेनिकल में 311, 300, 284, 260। 2018 में मुझे दो लोगों के मार्क्स मिल पाए, 336, 322। 2017 में 330, 329, 316, 316, 345, 320, 315, 308। तो आप देख सकते हैं कुछ डेटा मुझे यहाँ मिल नहीं पाया, 2018 का कुछ डेटा नहीं मिल पाया। सो सम ऑफ दी स्टूडेंट्स वे आर नॉट इन टच। अब आप सिविल में देखिए, इस साल लास्ट टू लास्ट ईयर 298, 288, 275, 275। लास्ट ईयर स्कोर थोड़ा ज्यादा था, 321, 309, 307, 290। फिर देखो एक ये 2016 में हाईएस्ट था, 2016 में ये दो लोग स्टूडेंट के बराबर मार्क्स थे, 356। वन वाज इन मैथ, अदर वाज इन सिविल इंजीनियरिंग। ये स्टूडेंट कोई और नहीं, अवधेश मीना,
and he is again a MEDG student. Odesh Meena, IIT Delhi का BTech student है, and he got the 32nd rank, and इनका जो रैंक आया था एसी ऑप्शनल की वजह से आया था 356, जो कि उस साल हाईएस्ट स्कोर था, किसी भी ऑप्शनल में हाईएस्ट स्कोर था 356। तो ये दोस्तों हैं कुछ मार्क्स। फिर अगर हम देखें कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इंजीनियरिंग ऑप्शनल लोग फिर क्यों नहीं ले रहे, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे, ये कम क्यों ले रहे हैं, तो इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो जनरल परसेप्शन है ये, और वो परसेप्शन क्या है कि सिलेबस इज लेंदी एंड टाइम टेकिंग। दोस्तों ये परसेप्शन के साथ साथ सच्चाई भी है। वी शुड नॉट बी वेरी इमोशनल। अगर आई एम फ्रॉम मेडीजी या फिर फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस एंड आई प्रोवाइड द गाइडेंस फ्रॉम टेक्निकल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन फैक्ट्स को इग्नोर कर देंगे। सिलेबस बड़ा होता है, नो डाउट बड़ा होता है। जैसे हम लोग जब सिलेबस की बात करते हैं तो टीचिंग आवर्स में अगर हम देख लें तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स को पढ़ाने के लिए, सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल पढ़ाने के लिए 700 आवर्स की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए 600 आवर्स की जरूरत पड़ेगी, और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए 400 आवर्स सफिशिएंट हो सकते हैं, राइट। ये देखो डिफरेंस है, 700 आवर्स, 600, 400। लेकिन ये तो हो गया सिलेबस कवरेज की बात। सिलेबस कवर करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट करना है, रिहर्सल करना है, उसको रिवाइज करना है। तो इंजीनियरिंग और मैथ सब्जेक्ट्स में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखना, आंसर राइटिंग में लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आंसर राइटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, कंटेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट, देयर इज लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द आंसर्स। तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो एक तो हो गया सिलेबस। अब यहां पर दो चीजें समझनी है। अगर आपने बीटेक में अच्छे से पढ़ा है इंजीनियरिंग, आप आईआईटी एनआईटी स्टूडेंट्स हैं, you have done your graduation and during the time of your college you have given deep interest in your technical subjects, तो आपको ये आसान पड़ सकता है। या फिर आपने कोचिंग की है या तैयारी की है इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के लिए, तो फिर वहां पर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको ये ठीक पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने बीटेक किया था लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा मत लो। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर चुके हैं या सिलेक्शन हो चुका है, गेट में एक अच्छा रैंक ला चुके हैं, 8 महीने, एक साल या 8 मंथ 6 मंथ्स आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स को पढ़ चुके हैं, मे बी एट लोअर लेवल, एट डिफरेंट लेवल, बट आप पढ़ चुके हैं, तो मैं कहूंगा इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे जाओ। अगर आप आईआईटीएन हैं और ड्यूरिंग द कॉलेज एनआईटीएन हैं और आपका अच्छा कमांड है टेक्निकल में, भले ही आपने गेट की तैयारी नहीं की, कोचिंग नहीं की, तो भी आप जा सकते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे देखें। दूसरा, जो अभी डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक जनरल स्टडीज या ऐसे पेपर में काम नहीं है। So there is no overlapping in any area between the engineering optional syllabus and the general studies syllabus. तो एक आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा, कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह का पैटर्न है अभी एग्जाम में, उस पैटर्न पर आप देखेंगे देयर आर दी सब सेक्शंस ऑफ ईच क्वेश्चन। One question is from fluid mechanics, second is from the soil mechanics, third is from the environment. So there may be
4 और 5 सब सेक्शंस ऑफ ए क्वेश्चन। आपको चॉइस तो मिलती है अटेम्प्ट करने के लिए, बट विद इन ए क्वेश्चन चॉइस नहीं है, इसलिए आपको सिलेबस पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। इंटायर सिलेबस यू नीड टू स्टडी। मल्टीपल बुक्स इसलिए क्योंकि कुछ बुक्स थ्योरी में बहुत अच्छी हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छी हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 किताबें रेफर करना पड़ सकती हैं। 2 बुक्स में बी रिक्वायर्ड। एक और डिसएडवांटेज है, इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में कोई डेडिकेटेड कोचिंग नहीं है। जैसे आप देखेंगे ना, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग चलती है। बट इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में कोई सिविल सर्विसेज को डेडिकेटेड कोचिंग नहीं चलती। उसका कारण है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने वाले हैं? कम है। और जो लेने वाले हैं वो भी ज्यादातर आईईएस या गेट वाले हैं, जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं एडीजी में या कहीं और। तो फ्रेश कोचिंग लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए कोचिंग देने वाले भी इंटरेस्ट नहीं रखते। दूसरा, इसका सिलेबस बड़ा है तो टीचिंग आवर्स ज्यादा चाहिए, कोचिंग के एक्सपेंसेस, टीचिंग के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। तो इस वजह से जब कोचिंग की फैसिलिटी नहीं होती तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मुझे हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो मैं ड्रॉप कर दूं, मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूं, जो सब्जेक्ट हमें कोचिंग मिल जाएगी। एक ये भी रीजन है। फिर कोचिंग के साथ साथ फिर आपको दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना है, टेस्ट लिखना है, स्टडी मटेरियल्स चाहिए। सो नो मच ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल। और स्पेशली 2018 तक तो कुछ था ही नहीं। 2018, 19, 20 इन लास्ट 3 साल में नेक्स्ट आईएएस ने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया है। पहले तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर तक भी अवेलेबल नहीं थे। सो इन लास्ट 3 years some help has been provided by the next IAS, बट अभी भी हम लोग फाउंडेशन कोर्स नहीं दे पा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि many students they come from the मेडिजी बैकग्राउंड एंड दे डोंट रिक्वायर दी फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि एक तरह से फाउंडेशन कोर्स वो कर चुके हैं। सो एडवांस कोर्स भी स्टार्टेड लास्ट ईयर 2018 में स्टार्ट किया था, 18, 19, 20 में एडवांस कोर्स किया, बट हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। तो एक ये भी कारण है कि जो फ्रेशर बीटेक करने के बाद स्टूडेंट आ रहे हैं वो इंजीनियरिंग ऑप्शनल में इंटरेस्ट इसलिए कम ले रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग ऑप्शनल में सपोर्ट या कोचिंग की कमी है। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डेडिकेटेड बुक्स। जैसे आप देखोगे ना, आप किसी भी बुक शॉप में चले जाइए तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड या सोशियोलॉजी, एंथ्रो के लिए ऑथर्ड बुक्स मिल जाएंगी, और वो भी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए। बट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए ऐसी डेडिकेटेड बुक्स इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है। फिर जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो पुल फैक्टर कम होता है। पुल फैक्टर होता है ना, 10 लोगों का इंजीनियरिंग ऑप्शनल से या 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो 50 जगह वो बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा लोग पुल होंगे। जैसे एंथ्रो में है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बहुत बैठते हैं। अगर हम परसेंटेज निकालें ना कि कितने लोगों ने मेंस लिखा था और कितनों का सिलेक्शन हुआ, तो हो सकता है इंजीनियरिंग ऑप्शनल और मैथ्स का बहुत अच्छा रेशियो आएगा। तो ये भी एक रीजन है कि पुल फैक्टर थोड़ा वीक है। तो लेसर पुल फैक्टर ड्यू टू लेस नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, एक ये भी कारण है। फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर या कोचिंग्स हैं, ऑब्वियसली उनकी अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के बारे में नहीं है, तो वो लोग भी डिस्करेज करते हैं कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल मत लो। और उसका एक बेसिक कारण बता देते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टफ पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बात तो फैक्ट है कि सिलेबस ज्यादा है। सिलेबस उनके लिए जरूर ज्यादा है जो अभी पहली बार पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ऑप्शनल। बीटेक में किया था लेकिन पढ़ा नहीं, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी की है, एक लेवल तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, गेट में आप टॉप 200 500 रैंक ला चुके हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुके हो या मेंस तक पहुंच चुके हो, तो आप एक ऑलरेडी लेवल पर हो। उस लेवल से ऊपर जाने में कितना एफर्ट चाहिए और नया सब्जेक्ट लेने में कितना एफर्ट चाहिए, आप इस पर इवेल्युएशन कर लो। फिर यहां पर इवेल्युएशन करने के साथ साथ ये भी देखना है कि आपके दूसरे पैरामीटर्स कैसे, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग भी आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, मतलब इसके सपोर्ट पैरामीटर्स क्या है।
अभी तो हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो सब्जेक्ट इज मैथमेटिकल, जो कि साइंटिफिक है, लॉजिकल है, कंप्यूटेशन बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसका मतलब है कि आपके आंसर्स में ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपने सही आंसर निकाला तो कोई रीजन नहीं है कि एग्जामिनर बोल दे कि ये आंसर गलत है। अब पब्लिक एड का कोई आंसर है, सोशियोलॉजी का है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है, हो सकता है वहां पर आपकी अप्रोच एग्जामिनर को पसंद आए या ना आए। बट व्हेन इट कम्स टू मैथ एंड इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड फिजिक्स, देन राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन कि ये कम सही है, ये ज्यादा सही है। If there is a question to calculate and draw the bending moment diagram and find the maximum value of the shear force, और आपने अगर वो निकाला है, डायग्राम सही है, there is no logic that examiner can discourage you। तो एक ना डिफरेंस ये है कि एडवांटेज है कि सब आंसर में ऑब्जेक्टिविटी है, गलत का मतलब गलत, सही का मतलब सही। सिलेबस प्रॉपरली डिफाइंड है, मतलब वेल डिफाइंड सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये तो पता ही नहीं था कि क्वेश्चन आ गया। और लेकिन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ऐसा होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, किसी किसी में डायनामिक एरियाज हैं जहां पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं कि हो सकता है कि वहां पर वो सब्जेक्ट वो एरिया पूछ लिया जाए जो आपको पता ही नहीं था। फिर अगर आपका इंजीनियरिंग ऑप्शनल होगा तो इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आपने एंथ्रो क्यों ले लिया, यू आर ए सिविल इंजीनियर, हाउ यू व्हाई यू हैव टेकन एंथ्रो, व्हाई यू हैव टेकन फिलोसफी। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं आपके बैकग्राउंड से, हर साल पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड इंजीनियरिंग के। तो जो लोगों का ऑप्शनल होता है इंजीनियरिंग, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। हालांकि प्रिपेयर करा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इंजीनियरिंग ऑप्शनल डज नॉट रिक्वायर गुड इंग्लिश, गुड राइटिंग स्किल। मतलब आपकी अगर इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी नहीं है राइटिंग में, तो मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स चले जाएंगे। बट इफ यू थिंक कि आपकी ग्रामर में पकड़ नहीं है, शब्दावली में पकड़ नहीं है, टर्मिनोलॉजी में पकड़ नहीं है, एंड स्टिल यू वांट टू गो फॉर द फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर ज्योग्राफी, तो वहां पर दिक्कत आएगी। लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट इन द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, बट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में मैथमेटिकल होते हैं, इसलिए लैंग्वेज का उतना बड़ा रोल नहीं। सम ऑफ दी स्टूडेंट्स want to keep the other options alive। सिविल सर्विसेज लिख रहे हो, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो बैकअप प्लान क्या होगा। तो बीइंग एन इंजीनियर यू कीप योर ऑप्शंस ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, पब्लिक सेक्टर्स, स्टेट एग्जाम्स लाइव अलाइव रखते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके खुले रहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ऑप्शनल है तो आपके खुले रहते हैं। फिर सब्जेक्ट का जो नेचर है, चाहे कोई भी हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों में, इट इज एन अमलगमेशन ऑफ द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोथ, एक कॉम्बिनेशन है। एंड बीटेक में जो आपने पढ़ा था, एक उसका कनेक्टिविटी हो गया। तो ये हैं जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए। दोस्तों, अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करके फिर कॉल लेना है कि वेदर यू शुड गो और यू शुड नॉट गो। अब जब हम बात करते हैं शुड आई गो फॉर द इंजीनियरिंग ऑप्शन, शुड आई गो फॉर द इंजीनियरिंग ऑप्शन, तो यस कब होगा, नो कब होगा। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, कंडीशंस और आपका अपना एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। यू मे और मे नॉट एग्री विद मी, बट वट एवर आई एम शेयरिंग, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि when to go for the engineering optionals and when not to go। पहले हम बात करते हैं yes to go। अगर आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट की प्रिपरेशन की है एंड यू हैव ए गुड कमांड, आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है, आपको कमांड है, आपने पढ़ा है, यू हैव इन्वेस्टेड टाइम,
तो आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स को रख सकते हैं एंड यू कैन बी एन एडवांटेज ऑन एडवांटेज साइड। दूसरा, आपकी राइटिंग स्किल बहुत पुअर है या अच्छी नहीं है, जहाँ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाओगे बट इंजीनियरिंग मैथ में अच्छा कर सकते हो, तो फिर आप मैथ या इंजीनियरिंग में किसी में भी जा सकते हो। इफ वांट टू हैव ए बैकअप, जैसे किसी किसी का होता है कि माय फैमिली बैकग्राउंड इज सच दैट कि 1-2 साल ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो कोई तो जॉब एक रखना है, हैंडीकैप नहीं बनना है, मतलब यू डोंट वांट टू बी ऑन अ ट्रबलसम सिचुएशन आफ्टर फ्यू इयर्स, तो एक जॉब ऑप्शन ओपन रखना है, तो पब्लिक सेक्टर्स, इंजीनियरिंग सर्विस एंड सो ऑन ये। या फिर आपने बीटेक में बहुत अच्छे से पढ़ाई करा है एंड यू हैड द डीप इंटरेस्ट इन योर टेक सब्जेक्ट, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं फाइनल ईयर कॉलेज के साथ साथ ही गेट में टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में रैंक ले आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये ऑप्शन सही है। अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज और टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखना चाहते हैं तो आपका मैथ हो गया, या मतलब बेसिकली मैकेनिकल सिविल ये दोनों फॉरेस्ट सर्विसेज में भी यूज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इज नॉट इन द फॉरेस्ट सर्विसेज, तो यहां पर भी आपको ये हेल्प करता है, तो दिस इज व्हेन यू कैन गो फॉर द टेक। अब व्हेन यू डोंट, यू शुड नॉट गो फॉर द टेक्निकल। एक तो हो गया आपका कि सब्जेक्ट वीक है, इंजीनियरिंग ऑप्शनल में नहीं जाना चाहिए आपको, नो की बात कर रहे हैं, तो व्हेन योर सब्जेक्ट्स आर वीक, देयर इज ए गैप इन योर स्टडी आफ्टर बीटेक, आपने बीटेक के बाद जॉब में चले गए, आउट ऑफ लिंक है, सिलेबस वैसे भी ज्यादा है, छोड़ा भी है आपने, 2 साल से पढ़ा नहीं। तीसरा, फोकस सिर्फ सिविल सर्विसेज पर है एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विस, एनी बैकअप प्लान और एनी अदर माइंडसेट कोई नहीं। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, आपको लगता है कि मैथमेटिक्स, सिविल, मैकेनिकल मेरे लिए बोरिंग है, मुझे तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है, तो then also you should not go for engineering optional. If you have good command in the writing skills, तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स एडवांटेजियस हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे में, कुछ जीएस में, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में हेल्प करते हैं, जैसे ज्योग्राफी जीएस में हेल्प करेगा, फिलॉसफी ऐसे में हेल्प करेगा, सोशियोलॉजी ऐसे में हेल्प करेगा, पब्लिक एड जीएस में हेल्प करेगा, पॉलिटिकल साइंस जीएस में हेल्प करेगा, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, या तो ऐसे में या फिर जीएस में, राइट। इसलिए अगर आपकी राइटिंग स्किल भी ठीक है, कॉलेज के बाद आप फ्रेशर हैं, बीटेक में अच्छे से पढ़ा नहीं था, या फिर कॉलेज के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था, बीटेक की नॉलेज नहीं है और राइटिंग स्किल ठीक ठाक है, तो फिर आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल को मत सोचिए, बिकॉज कम एफर्ट करके आप कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। अब उनमें से एंथ्रो हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, इवन इकोनॉमिक्स इज ए वेरी टेक्निकल टाइप, हालांकि टफ पड़ता है बट इट कैन बी ऑल्सो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं केमिकल इंजीनियरिंग से किया था बीटेक और सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स ले लिया, ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं, मतलब रेयर केसेस हैं बट ऐसे होते हैं। तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों 2-3 चीजें आप यहाँ पर और ध्यान रखिए, ये तो मेरा एनालिसिस है, आपका भी तो कुछ एनालिसिस होगा। आप क्या करिए, ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए आप 1 हफ्ता टाइम दीजिए। आपका अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं, आपका एक जो बेस्ट सब्जेक्ट हो, लेट अस से कि बेस्ट सब्जेक्ट आपका है हाईवे इंजीनियरिंग, आप हाईवे इंजीनियरिंग को रिव्यू कर लीजिए, फिर आप पिछले 4-5 सालों के हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस उठाइए सिविल सर्विसेज मेंस के, और उस मेंस के क्वेश्चंस में आप ना देखिए कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं और थोड़ा सा वर्क करके इंप्रूव करके कर ले जाएंगे, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझे आता भी था, कॉलेज में पढ़ा भी था, बावजूद उसके मुझसे तो 1/3 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 20% सवाल नहीं बन रहे, तो फिर आप एक वहां से कुछ आपको आइडिया मिलेगा। फिर इसके साथ दूसरा भी करना है एक्सपेरिमेंट, चलो इंजीनियरिंग का तो हो गया,
अब मैंने ऑप्शनल में चूज करा कि मैथमेटिक्स, तो वहां भी सिलेबस तो हैवी है, 12 से 13 सब्जेक्ट वहां पर भी है। या फिर आपने एंथ्रो लिया, सोशियोलॉजी लिया, तो उसका एक टॉपिक पढ़ा, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को, फिर उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को देखा, आइडिया लगाइए, लगाइए हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगाइए। ये वन टाइम सिलेक्शन है, बट इट शुड बी वन टाइम। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में चेंज कर लेंगे, 3 महीने बाद चेंज कर लेंगे। दैट हिट एंड ट्रायल इज नॉट नीडेड। तो दोस्तों, यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम, मेक अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। आप अपने आप को समझो, सब्जेक्ट को समझो और एग्जाम को समझो। 3 चीजों को समझना है आपको, अपने आप को, सब्जेक्ट को और एग्जाम को। फिर आप डिसाइड करो। तो पहले तो क्या करिए, शॉर्ट लिस्टिंग, कि मोटा मोटा एक ना शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि 2 से 3 ये सब्जेक्ट हैं जिसमें से मुझे किसी एक में जाना है। एक मान लो आपका खुद का मैकेनिकल हो गया, और एक मान लो आपका ज्योग्राफी हो गया, और एक लेट अस से मैथमेटिक्स हो गया, एंड सो ऑन। आपका ये हो गया। अब इनमें से फिर आप होमवर्क करके देखिए कि मुझे किसमें जाना है। सो दिस काइंड ऑफ द होमवर्क इज रिक्वायर्ड। मैं आपको कतई ये नहीं कह सकता कि आप टेक्निकल में जाओ या फिर ह्यूमैनिटी में जाओ, क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक है। किसी की राइटिंग स्किल अच्छी है, किसी की नहीं है। किसी ने पहले गेट के ईएएस की तैयारी की है, किसी ने नहीं की है। किसी की किसी का नॉन टेक अच्छा हो सकता है, किसी का टेक अच्छा हो सकता है। सो आई कैन नॉट से ए जनरलाइज्ड आंसर, बट प्रोज एंड कॉन्स में आपको बता रहा हूं, दैट इज देयर। अब हाउ कैन नेक्स्ट आईएएस हेल्प यू? अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल में होते हैं, तो नेक्स्ट आईएएस आपको क्या हेल्प कर सकता है, दिस आई कैन टेल यू। तो दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस कैन हेल्प यू। एक तो इसका हम पहले एडवांस कोर्स, इसको जो हम कहते हैं, तो एडवांस कोर्स इसका लगभग 200 घंटे का होता है। ये उन्हीं के लिए सुटेबल है जो बेसिक कोर्स कर चुके हैं, या तो मेडीजी में कर चुके हैं, या खुद पढ़ चुके हैं, गेट आईएएस की तैयारी कर चुके हैं, या कॉलेज में अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो दैट इज नियर अबाउट 200 आवर्स। और यहाँ पर फोकस होता है प्रैक्टिस पर, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो है एप्लीकेशन में, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में, और उनके एप्लीकेशन में, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। सो दिस इज ए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कोर्स ऑफ नियरली 200 आवर्स। ये नेक्स्ट आईएएस लॉन्च करेगा। इसमें हमारे मेडीजी के ही फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं। फिर अब टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है मेंस के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो लोग कॉलेज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ यू आर राइट इन द कॉलेज और जॉब में हैं, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का पोस्टल कोर्स भी अवेलेबल है, एंड दिस इज डेडिकेटेड टू सिविल सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस का अलग है, सिविल सर्विसेज का अलग है, गेट का अलग है। सो वी हैव दिस डिफरेंट कोर्स फॉर द सिविल सर्विसेज, पोस्टल कोर्स है। फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लास्ट 20 ईयर्स के, अब वो सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के, सिविल एंड मैकेनिकल के अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल की, सिविल सर्विसेज के अवेलेबल हैं, बिकॉज फॉरेस्ट में तो आता नहीं, इलेक्ट्रिकल है नहीं। तो ये है कि कुछ सपोर्ट जो हम लोग आपको दे सकते हैं। फिर इंटरव्यू गाइडेंस में भी जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो भी आपको दे सकते हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग ऑप्शनल से मेडीजी में, तो इनके अलावा तो इकोनॉमिक्स विभास सर पढ़ाते हैं, विभास झा इज वेरी गुड टीचर। तो यहाँ पर भी फाउंडेशन कोर्स है, अभी 17 जून से ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मैथमेटिक्स मनीष कुमार सर पढ़ाते हैं, ये भी 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। सो here also we have the course which is starting from 17th of June. Sociology is taken by Mr. Rajkumar Rai. This course is also scheduled from 8th of July. And then we have the anthropology by the Muhammad Ayaz Khan, who is a very good teacher of the anthro as well as the science tech. So this is starting from 1st of July. फिर फिलॉसफी धर्मेंद्र जी लेते हैं, वेल नोन टीचर जो फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं, पातंजलि आईएएस करके उनका इंस्टीट्यूट होता है। तो वो नेक्स्ट आईएएस में लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो फाउंडेशन कोर्स, तो फिलॉसफी इज अवेलेबल ओनली इन ऑफलाइन। बाकी के जो ये चारों ऑप्शनल हैं, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में है, लेकिन अभी ये जो 4 बैच हैं ये ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन का अभी फिक्स नहीं हुआ है डेट। सो दिस डेट इज येट टू बी अनाउंस्ड।
दिस इज येट टू अनाउंस फिलॉसफी के लिए। राहुल, फिर जनरल स्टडीज में भी नेक्स्ट आईएएस आपको हेल्प कर सकता है। एंड आप लोगों ने देखा होगा एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स में नेक्स्ट आईएएस हैज अ very good team of 16 members in the GS. All these sections are very well taught by the very experienced, renowned teachers. तो जीएस का प्रीकम मेंस कोर्स है, फुल फाउंडेशन, फुल फ्लेज्ड। अब इसके हमने दोनों तरह के कोर्सेस अभी अवेलेबल हैं। वी हैव दी कोर्सेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जून इटसेल्फ, 21 जून को स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन कोर्स है, 21 जून एंड 1 जुलाई, ये ऑनलाइन कोर्स है। फिर क्लासरूम कोर्सेस आर आल्सो प्रपोज्ड फ्रॉम द जुलाई अगस्त डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन। फिर सीसेट कोर्सेस भी अवेलेबल हैं, combined of the GS plus CSET also available. Mains exclusive general studies courses are also available. Prelims test series, mains test series for the GS and other optionals. Postal course for GS is available. Next IAS is only institute which gives the colored books for the general studies section. बहुत अच्छी तरीके से तैयार की गई by the top rankers. फिर इंटरव्यू गाइडेंस है, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है। So these are the कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं जीएस में। तो जो न्यू बैचेस हैं मैंने आपको बता दिया कि अभी फाउंडेशन कोर्स के जीएस के जो न्यू बैचेस हैं विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट ऑफलाइन, ये 21 जून और 1 जुलाई से। मोर बैचेस टू बी अनाउंस्ड, तो कुछ 15 जुलाई से, कुछ 12 जुलाई से प्रपोज्ड हैं ऑफलाइन के। ऑप्शनल के फाउंडेशन कोर्सेज में इकोनॉमिक्स का बैच 17 जून, मैथमेटिक्स का 17 जून, एंथ्रो के लिए 1 जुलाई एंड सोशियोलॉजी के लिए 8 जुलाई। दिस इज द डेट ऑनलाइन। ऑप्शनल थ्रू क्वेश्चंस जो हम बात कर रहे थे अपना, ऑप्शनल का एडवांस कोर्स, तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 200 आवर्स वाला, इसकी डेट हम लोग फिक्स करना चाहते हैं। तो पहले तो यूजुअली क्योंकि एडवांस कोर्स है तो प्री के जस्ट बाद कराते थे हम लोग, प्रीलिम्स हो गया उसके तुरंत बाद विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट वी यूज्ड टू स्टार्ट। अब इस बार अभी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन हो गया है तो एक ये भी फियर है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप थोड़ा कम होगा। अगर गैप कम होगा तो कुछ सेक्शन अगर पहले पढ़ लें, थोड़ा बहुत बच जाए, कुछ एरिया बाद में पढ़ लें, तो दैट कैन बी एन एडवांटेज। तो इस पर हम लोग कॉल ले रहे हैं कि शुड बी स्टार्ट ए बैच इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। 1 जुलाई से यहाँ से स्टार्ट करके जुलाई अगस्त 2 महीने अभी करा दें, फिर सितंबर और हाफ ऑफ अक्टूबर आप प्रीलिम्स दे लो पूरा, फिर जो बाकी कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, 200 घंटे यहाँ पर होने की संभावना है, बट अगर जो रह जाएगा उसको फिर प्रीलिम्स के जस्ट बाद बिफोर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड इन दैट 30 days, सो 3 months में हम इसको करा सकते हैं। अगर 2.5 से 3 घंटे पर डे लेते हैं तो दैट कैन बी डन 200 hours. So this is what I will take your opinion also, कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि हम ऑप्शनल का एडवांस कोर्स अभी स्टार्ट कर दें, तो अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप जो मेल आईडी आपको दिया, अगर आप उस मेल आईडी में लिखेंगे, तो अगर हम लोगों को लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कस्टमाइज करके इस कोर्स को पूरा तो कंप्लीट कराना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका सफर कर सकता है, लेकिन इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं कि हम 2 महीने प्रीलिम्स के पहले करा दें और 1 महीने प्रीलिम्स के बाद करा दें। 3 महीने का लगभग ये कोर्स होता है, 85 डेज के आसपास का, 80 डेज का। सो दिस इज व्हाट वी थिंक दैट कैन बी डन। एंड नेक्स्ट आईएएस आप लोगों ने देखा है कि although the institute is new in last 3 years, this is 4th year, लेकिन 4th year में ही, 4 साल में ही excellent results and good teachers with all kind of the infrastructure support, क्योंकि मेडी जी का एक इनिशिएटिव है एंड मेडी जी बिलीव इन क्वालिटी, तो वो चीज यहाँ पर भी है। those of you who are willing to take any support you can take। देखो, I have become little more comprehensive in talking and discussing the courses here, लेकिन अपना जो फोकस था वो ये था कि how we can focus on the our pros and cons। तो मैंने आपको सारे pros and cons को बताया है। Thank you everyone, we will keep on helping you।